विक्रम, तूने गांव की गबाल लड़की से शादी तो कर ली, पर इसे कुछ आता भी है? सासू माँ, मुझे सब कुछ बनाना आता है। दाल चावल सब्जी रोटी पनीर सब कुछ। तुम जैसी गंवार औरतों को और आता ही क्या है? इन गांव की लड़कियों को दाल चावल सब्जी बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। भाभी जी, आप उसे बार बार गवार बोलना बंद कीजिए। आप क्या बनवाना चाहती हैं उससे? हम्म। इसे कुछ ऐसा बनाने को बोलती हूँ ना, ताकि ये बना ही ना पाए और सबके सामने इसकी बेइज्जती हो जाए। इसे शहर की चीजें तो बनानी आती नहीं होंगी। अच्छा ममता, ऐसा करो, तुम सबके लिए मैक्रोनी बना दो। भाभी, ममता गांव की रहने वाली है। उसने तो मैक्रोनी देखी भी नहीं होगी आज तक। चिंता मत कीजिए, मैं अभी आप लोगों को मैक्रोनी बनाकर खिलाती हूँ। ममता तुरंत किचन में गई। मुझे मैक्रोनी बनानी तो ठीक ढंग से नहीं आती। ऐसा करती हूँ, पहले मैक्रोनी उबाल लेती हूँ, फिर उसमें शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर, जलजीरा और हरा धनिया, हरे मटर, हरी मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च, ये सब डाल देती हूँ। उसके बाद पत्ता गोभी और मूली ऊपर से डालकर सजा दूंगी। बाकी तो ऊपर वाला ही मालिक है। देखती हूँ इन लोगों को पसंद आता है या नहीं। थोड़ी देर में ममता रंग बिरंगी खुशबूदार मैक्रोनी बनाकर ले आती है। बाहर उसकी सास, जेठ जेठानी और पति सब मौजूद थे। अरे वाह, मैक्रोनी की ऐसी महक तो मैंने आज तक महसूस नहीं की। भैया, पहले आप लोग खाकर बताइए कैसी बनी है। उन लोगों को मैक्रोनी इतनी पसंद आई कि 2 मिनट के अंदर वो लोग सब चट कर गए। क्या बात है ममता, ऐसी मैक्रोनी तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। बस बस, ज्यादा तारीफ मत करो, वरना ये तुम्हारे सर पर चढ़कर ना तांडव करने लगेगी। खैर, खाना पीना खाकर सब लोग सो गए। अगले दिन दोनों भाई काम पर चले गए। शाम को जब दोनों भाई घर पर आए तो विक्रम के सर पर पट्टी चढ़ी थी और हाथों में प्लास्टर था। घर वाले ये देखकर हैरान हो गए। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? हाँ विक्रम जी, क्या हो गया आपको? इतनी चोट कैसे लग गई? अरे ममता, अचानक फैक्ट्री में एक घटना हो गई जिसकी वजह से विक्रम की ये हालत हो गई। अब विक्रम 2-4 महीनों तक काम पर नहीं जा पाएगा क्योंकि उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है। अब विक्रम दिन रात अपने कमरे में ही पड़ा रहता। ममता उसकी खूब सेवा करती थी। फिर एक रोज, देवरानी जी, दिन भर विक्रम के पास ही बैठी रहती हो। बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो जाकर। उसके बाद बर्तन भी साफ करने हैं, फिर पूरे घर की साफ सफाई भी करनी है। ठीक है भाभी। अब उसकी जेठानी सारा काम उससे ही करवाने लगी और वो बैठकर आराम फरमाया करती थी। फिर एक रात उसने अपने पति से कहा, सुनो, पिछले 1 महीने से देवर जी कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये दोनों मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। हम लोग अंबानी के खानदान के तो है नहीं कि सारा खर्चा आप अकेले ही उठाएं। हाँ, मुझे भी लगता है तुम सही कह रही हो। ये सब दूर खड़ी ममता ने सुन लिया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इसका मतलब मैं और विक्रम जी इस घर पर बोझ बन चुके हैं। अगले दिन उसके जेठ और जेठानी ने इस बारे में अपनी माँ से बात की। तुम लोग सही कह रहे हो। अगर विक्रम की शादी नहीं होती तो कोई बात नहीं थी, पर उसकी वजह से तुझे ममता का भी सारा खर्चा झेलना पड़ रहा है। दिन में 3-3 बार खाना तो ठूसती है। ऐसा करो, बंटवारा कर ही लो तुम लोग। उसी दिन ममता की सास ने उस घर का बंटवारा कर दिया। ममता, मुझे नहीं पता था कि माँ मेरे साथ इस हालात में ऐसा बर्ताव करेंगी। चिंता मत कीजिए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बाजार जाकर आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। शाम को ममता दवाई लेने मार्केट गई तो देखा, एक ठेले पर पूरे मोहल्ले के लोग मैक्रोनी खा रहे थे। ये सारे लोग तो हमारे ही मोहल्ले के हैं। इस मैक्रोनी के ठेले पर इतनी भीड़ क्यों है? विक्रम से पूछना पड़ेगा। खैर, मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर ममता घर वापस आ गई और विक्रम से उस मैक्रोनी वाले के बारे में बात की। ममता, इस पूरे इलाके में सिर्फ वो ही एक मैक्रोनी वाला है, इसलिए सब उसके पास ही मैक्रोनी खाने जाते हैं। आजकल के शहर के लड़की लड़कियां, आदमी औरतें, सबको मैक्रोनी बहुत पसंद है। तो क्यों ना मैं भी अपने घर के बाहर मैक्रोनी बेचना शुरू कर दूं? जब आप लोगों को मेरी मैक्रोनी का स्वाद इतना अच्छा लगा था, तो मोहल्ले वालों को कितना अच्छा लगेगा। ममता, बात तो सही है, लेकिन मैं तुमसे कैसे काम करवा सकता हूँ? अरे, एक पत्नी ही अपने पति का सहारा तो होती है। मुझे ये करने दीजिए, क्योंकि पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं।
उसी रात ममता मैक्रोनी बनाने का सामान लेकर आई। सुबह जल्दी उठकर उसने रंग बिरंगी स्वादिष्ट मैक्रोनी बनाई और घर के बाहर ही बेचने लगी। धीरे धीरे ग्राहक आना शुरू हो गए। अरे वाह बहुरिया, हम तो माइक्रोनी खाने बाजार जा रहे थे, लेकिन तुम्हारी माइक्रोनी के महक ने हम लोगों को खींच लिया। जल्दी से खिला दो, अब और नहीं रहा जाता। हाँ हाँ चाचा जरूर। ममता ने उन सबको मैक्रोनी खिलाई। जितने भी लोग वहां से गुजर रहे थे सब ऑटोमेटिक उसकी दुकान की तरफ खींचे चले आ रहे थे। अरे वाह बहुरिया, तुम्हारी माइक्रोनी की स्वाद तो उस ठेले वाले से भी कई गुना ज्यादा है। अच्छा, अब हम लोग सिर्फ तुम्हारी दुकान से ही माइक्रोनी खाया करेंगे। तो इस तरह ममता की दुकान पहले ही दिन चल पड़ी। कुछ ही महीनों में उसने ढेर सारे पैसे कमा लिए। 3 महीने बाद विक्रम पूरी तरह ठीक हो गया। ममता, तुमसे शादी करने का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। तुमने तो 3 महीने में ही सफलता प्राप्त कर ली। अब आपको कहीं काम करने की जरूरत नहीं। अब ये दुकान हम दोनों मिलकर चलाएंगे। विक्रम और ममता अपनी माइक्रोनी की दुकान चलाने लगे। उनका धंधा इतना अच्छा चला कि मोहल्ले में उन्होंने एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया। अब एक रोज उनके रेस्टोरेंट में उनके भैया भाभी और माँ आए। बहू विक्रम, हमें माफ कर देना, हमने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। हाँ विक्रम, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे हमें तो आप लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहिए। अगर आप लोग बंटवारा नहीं करते तो हम लोग इतना बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर पाते। हम दोनों आपसे कभी नाराज नहीं थे। इस देश में हर दिन लाखों घरों में बंटवारे होते हैं, हमारे घर में भी हो गया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। खैर उस दिन परिवार के बीच सारे गिले शिकवे दूर हो गए और सब लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। अनीता की अभी नई नई शादी हुई थी। अनीता रात के करीब 2 बजे ही अपने शॉर्ट ड्रेस और स्कर्ट में उठकर रसोई में जाती है। आधी रात को किसी को बिना पता चले खाना बनाकर खाने का तो मजा ही कुछ अलग है। पर मैं क्या बनाऊं? हाँ, ब्रेड पकौड़ा बना लेती हूँ, फिर मैं बाकी के काम भी निपटा देती हूँ। फिर इतना कहकर अनीता ने अपने लिए नाश्ता बनाया और फिर बाकी के काम निपटाकर सोने चली गई। लेकिन जब अनीता वापस अपने कमरे में सोने गई तब दीपक की आंखें खुल गईं। अरे अनीता, तुम इतनी आधी रात को कहाँ से आ रही हो? तुम सोई नहीं क्या अभी? वो दीपक, मुझे सोते सोते भूख लग रही थी तो मैं रसोई में कुछ बनाकर खाने गई थी। वैसे मुझे रात की रसोई बहुत पसंद है और इतनी गर्मी है तो मुझे रात को खाना बनाना ही अच्छा लगता है। इस समय मौसम भी ठंडा रहता है, वरना तो दिन के समय रसोई में आग उबलती है। अच्छा चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी भी उठना है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर अगले दिन अनीता किचन में खाना बनाने लगी। तभी अचानक घर की लाइट चली गई। गर्मी की वजह से सबकी हालत बहुत खराब हो रही थी। उसके सास ससुर और पति सभी लोग बाहर हॉल में आ गए और वहीं दूसरी तरफ अनीता की किचन में खड़े खड़े हालत खराब हो रही थी। इतनी भारी भरकम साड़ी पहनने की तो मेरी आदत ही नहीं। अगर मैं कपड़े पहने रही तो मैं तो बेहोशी हो जाऊंगी। ऐसा करती हूँ, कपड़े उतार देती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। अनीता ने अपनी साड़ी उतार दी और नीचे उसने पहले से ही एक छोटा सा स्कर्ट और टॉप पहने रखी थी। तब हॉल में बैठे उसके सास ससुर यह देखकर दंग रह गए और उसकी सास आकर गुस्से में कहती है, बहू कहीं तू पागल तो नहीं हो गई? और पहली बात तो ये कि तेरी अभी नई नई शादी हुई है और तू हम सबके सामने ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर खाना बना रही है। शर्म बरम है कि नहीं तुझे? अरे माँ जी, अब मैं क्या करूं? मैं अपने मायके में तो शॉर्ट ड्रेस में ही रहती थी। वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है और लाइट भी चली गई। यहाँ गैस की इतनी गर्मी है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो मैंने अपने कपड़े उतार दिए। अब तुम सब खड़े खड़े अपनी बेशरम बहू को क्या देख रहे हो? जाओ अपने कमरे में। ठीक है माँ, चलो पिताजी। फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए और दीपक भी घर से बाहर निकल गया। और अब अनीता ने अपने शॉर्ट कपड़ों में ही सारा खाना बनाया और टेबल पर लगा दिया। अरे बेशरम, अब तो कपड़े पहन ले, अब तो खाना भी बन गया। ठीक है माँ जी। अनीता साड़ी पहनकर बाहर आ गई। तब सबने खाना खाया और आराम करने लगे। फिर अगले दिन मालती के मोहल्ले वाली औरतें उसके घर आईं। अरे मालती, वो मुझे थोड़ी सी चीनी तो दे दे, मेरे घर पर खत्म हो गई है। हाँ हाँ लाओ, मैं अभी लाती हूँ।
वैसे मालती, तेरी नई बहू नहीं दिख रही। कहाँ है तेरी नई बहू? जरा हम भी तो देख लें, कितनी सुंदर बहू लाई है तू। मालती डरते हुए अनीता को आवाज लगाकर बुलाती है, लेकिन तब अनीता अपने कमरे में भी शॉर्ट ड्रेस में ही थी। बहू, अरे ओ छोटी बहू, जरा बाहर तो आना। जी माँ जी, अभी आई। अरे रे रे रे, छी छी छी, मालती ये कैसी बहू है तेरी? इतने छोटे कपड़ों में ही घर में घूम रही है। तू कुछ कहती नहीं है क्या इसे? ये कैसी बहू लाई है तू मालती? अरे मालती, अब तू ही अपनी बहू को समझा कर रख। तू ही सभी की बहुओं की चुगली करती थी, इसने तो तेरी नाक ही कटवा दी। बड़ी बेशरम बहू है ये तो। आंटी जी, ये लो चीनी, और आप अपने घर पर ध्यान रखो, ना कि किसी और के घर में। फिर वो सब वहां से चली जाती हैं। तब देखा बहू, आज तेरी वजह से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ा। मैं चाहकर भी उनको जवाब न दे सकी, वरना अब तक तो मैं इनका मुंह तोड़ देती। अरे माँ जी, आप इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, इनको तो बस बहाना चाहिए होता है। चुप कर, वो जो भी कह रही थी सब सही कह रही थी। पता नहीं कहाँ से इतनी बेशरम बहू मिल गई हमें तो। हमारे तो नसीब ही फूट गए हैं। अपनी सास के मुंह से इतना सब सुनकर अनीता को मन ही मन बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और उसने अगले दिन बीमार होने का नाटक किया और किचन में कुछ नहीं बनाया, जिससे दीपक भी बिना कुछ खाए ही ऑफिस चला गया और उसके ससुर ने भी चाय पीकर ही काम चला लिया। लेकिन दोपहर के समय जब खाना बनाने का समय आया तो अनीता की सास रसोई में गई और खाना बनाने लगी। तब उसे भी गर्मी लगने लगी और वो बेहोश होकर गिर गई। तब डॉक्टर आए और उसका इलाज किया। देखिए, ये गर्मी की वजह से बेहोश हो गई हैं, इसलिए आप एसी लगवा लीजिए। किसी किसी पर गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, और वैसे भी इतनी भारी भरकम साड़ी में तो कोई भी बेहोश हो जाएगा। फिर इतना कहकर डॉक्टर ने दवाई दी और वो चले गए। तब अनीता की सास को समझ आया कि उसकी बहू कम कपड़ों में क्यों खाना बनाती थी। बहू, मुझे माफ कर दो, अब मुझे समझ आ गया है कि तू खाना बनाते समय कपड़े क्यों उतार देती थी। फिर उस दिन के बाद से उसकी सास को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो कभी भी अपनी बहू को कम कपड़े पहनने से नहीं रोकती।